स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे हृदय की धड़कनें जब तक चलती रहती हैं तब तक हमारी ज़िंदगी चलती रहती है। हमारी धड़कनें रुकी नहीं कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हृदय का ख़ास ख्याल रखें। हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से कोविड-19 की वजह से हम सभी लगातार प्रभावित हो रहे हैं। ख़ास तौर पर हमारे शरीर का हर अंग प्रभावित हो रहा है। हमारा हृदय भी इससे प्रभावित हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हृदय के स्वास्थ्य का ख़ास ख्याल रखें। ऐसे में हम अपने हृदय का ख्याल कैसे रखें, किस तरह का आहार व्यवहार रखें, कैसी दिनचर्या रखें, इस पर विशेष रूप से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत नारायण, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और प्रोफेसर हैं, रिम्स में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कोविड-19 का जो प्रकोप है इससे तो हम लगातार अभी झेल ही रहे हैं और अभी तो इसका कहर अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है। अनेक नए रूप में ये सामने आ रहे हैं और निसंदेह कोविड-19 से जो लोग प्रभावित हुए उनके शरीर में भी हृदय से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आई होंगी। उनके बारे में भी आपसे बात करेंगे। लेकिन चूंकि आज हमने हृदय घात को, हार्ट अटैक को आज मुख्य रूप से जानकारी देंगे लोगों को। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो हार्ट अटैक है ये क्या है? जैसे ब्रेन अटैक भी कहते हैं हम, तो क्या दोनों में अंतर क्या है? किस वजह से ये हार्ट अटैक जैसी समस्या होती है और ये है क्या? हार्ट का फंक्शन है, हार्ट का काम है पंप करना ब्लड को पूरे शरीर में। शरीर के सारे अंगों को, सभी अंगों को खून की आवश्यकता होती है और हार्ट एज अ पंप फंक्शन करता है खून को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए। इस खून के सहारे पूरे शरीर के सभी अंगों को खाना मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। हृदय को अपने लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत है, ग्लूकोज की जरूरत है। ये खून जो हृदय को खुद मिलता है हृदय से ही, ये 3 नलियों के द्वारा मिलता है। अच्छा। और फिर उनकी टहनियां होती हैं। तो ये जो खून की 3 नलियां हैं या इनकी कोई टहनी है, ये अगर बंद हो जाए आमतौर पे खून के थक्के की वजह से, तो वो हार्ट का वो हिस्सा जिसको खून मिलना बंद हो गया वो मर जाएगा। अच्छा। इसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक या हृदय आघात। अच्छा। चीजें हो जाए तो ये परिस्थिति जो है वो हार्ट अटैक कहलाती है। तो ये हार्ट अटैक का सबसे पहले तो हम कारण जानना चाहेंगे, फिर हम इसके लक्षणों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो हृदय आघात या हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स अगर कहें, क्या क्या ऐसे कारक हैं जो किसी व्यक्ति में होंगे तो उसे हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाए? जी जी। तो इनमें हम बात करें तो कुछ हैं ऐसे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं और कुछ ऐसे जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं वो हैं, जैसे जैसे एज बढ़ेगा हार्ट अटैक का चांस बढ़ेगा। आनुवंशिक, अगर माँ बाप, भाई बहन, चाचा मामा जो आपसे खून के रिश्ते में हैं, उनमें अगर कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ है, तो कम उम्र का डेफिनेशन या परिभाषा है जो कोई पुरुष आपसे संबंधित है, बचपन से कम के उम्र में उसे हार्ट अटैक हुआ, जी जी जी, या हार्ट की खून की नलियों में बीमारी, एंजाइना हो गया, और कोई महिला जो आपसे संबंधित है और उसको 65 से कम की उम्र में हार्ट अटैक हुआ है या एंजाइना हुआ है, तो हम मानते हैं कि आप आनुवंशिक रूप से हार्ट अटैक के लिए वल्नरेबल हैं। हार्ट अटैक की संभावना आप में आनुवंशिक रूप से ज्यादा है। अच्छा। तीसरा डायबिटीज, चौथा कोलेस्टेरॉल, पांचवा स्मोकिंग, छठा हाइपरटेंशन। तो ये 6 मुख्य रिस्क फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो हार्ट अटैक की संभावना को किसी भी व्यक्ति में बढ़ा देते हैं। जी जी। तो ये सभी कारक जो हैं और ये जिनके आसपास मौजूद हैं या जिनके अंदर मौजूद हैं उनमें हार्ट अटैक की संभावना जो है वो रिस्क जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। जी। तो ये जैसे कि आपने कहा कि डायबिटीज, तो ये जो हृदय आघात है इसके अगर लक्षणों पर जाएं तो ये जो 6 रिस्क फैक्टर हैं सबके कारण जो आता है ये हार्ट अटैक, वो लक्षण एक ही रहते हैं? कैसे लोग समझें? लक्षण हार्ट अटैक का ओवरऑल देखें तो
एक जैसे होते हैं, लेकिन डायबिटीज जिनको है या जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई, 65, 70, 75 से ऊपर हो गई, तो उनमें साइलेंट हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। जी, जी। तो डायबिटीज जिसको लॉन्ग स्टैंडिंग है, काफी दिनों से डायबिटीज है या एज 70 से ऊपर हो गया है, तो इनमें हम देखते हैं साइलेंट हार्ट अटैक हो जाता है। मरीज को हार्ट अटैक होता है लेकिन दर्द नहीं होता है। हार्ट अटैक की वजह से हार्ट कमजोर होगा, उसका सांस फूलने लगेगा, हार्ट अटैक की वजह से ब्लड प्रेशर फॉल होगा, पसीना चलने लगेगा, थकान महसूस होने लगेगी, लेकिन दर्द नहीं होगा। बट ये हमेशा नहीं, बट डायबिटीज और जिनका एज ज्यादा है, लक्षणों में जो एक फर्क वो ये है बाकी लोगों में और जो डायबिटिक्स हैं या एडवांस स्टेज के हैं, फर्क ये है कि इनमें साइलेंट हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा जी। और बाकी में और बाकी जो लक्षण हैं बाकी लोगों में और डायबिटिक्स में भी, ऑफ कोर्स, सीने में दर्द, बेहोश हो जाना, पसीना आना, जल्दी थक जाना, सांस फूलना, ये सब हार्ट अटैक के लक्षण हैं, जिनमें सीने में दर्द, खास करके भारीपन जैसा या जलन जैसा दर्द जो सीने में हो रहा है, बाईं तरफ हो रहा है, दाईं तरफ भी हो सकता है, बाएं बाह में जाएगा, ठुड्डी में जाएगा, दाएं बाह में भी जा सकता है। तो ये लक्षण हार्ट अटैक के टिपिकल लक्षण हैं। जी, जी। आमतौर पे ये लक्षण देखे जाते हैं। जी। तो ये जो हार्ट अटैक जो आता है सर, ये जो लक्षण आते हैं, तो इसके लिए पहले से हमें कुछ इंडिकेशंस मिलते रहते हैं या अचानक इस तरह का होता है और सडनली हार्ट अटैक होता है? नहीं, ब्लॉकेजेस जब होते हैं तो फ्रीक्वेंटली, ज्यादातर हमें वो कुछ अपने लक्षण दिखाते हैं। जैसे आप चल रहे हैं तो सीने में भारीपन आया, सीने में जलन आया, अच्छा, रुक गए, वो ठीक हो गया, या चलने से डकार आना। अच्छा, डकार आना भी हार्ट के खून के नली में ब्लॉकेज का लक्षण हो सकता है। थक जाना, जल्दी थक जाना, पहले जितना काम करते थे उसमें नहीं थकते, तब थक जाते हैं। चलने फिरने में सांस फूलना, ये सब ऐसे लक्षण हैं जो हार्ट अटैक से पहले आते हैं। हमेशा नहीं, बट यूजुअली। और जब आप इनको इग्नोर कर देते हैं तो फिर अचानक किसी दिन हार्ट की खून की नली जो 70-80% बंद थी, अचानक 100% बंद हुई और फिर तेज सीने में दर्द हुआ, सांस फूलने लगा, चक्कर आके गिर गए, फिर ये हार्ट अटैक के टिपिकल लक्षण हो जाते हैं। जी, जी। तो ये जो शुरुआत में जो लक्षण आपने बताए हैं, अगर इस तरह के लक्षण देखें तो फौरन जाना चाहिए जांच के लिए, इलाज के लिए। क्या आप सलाह देंगे लोगों को? जी हाँ, क्योंकि लोग जानकारी के अभाव में ही देर करते हैं, इग्नोर करते हैं। राइट। जब चलने फिरने में सीने में जलन या सीने में दर्द हो, या चलने फिरने में डकार आए, चलने फिरने में सांस फूलने लगे, थक जाते हैं आप, पहले जितना थकते थे उससे ज्यादा थक जाते हैं, चलने फिरने में धड़कन की फीलिंग आए आप में, तो आप समझें कि यह हार्ट की बीमारी हो सकती है और डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। और यूं भी अगर आप में ये रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्मोक करते हैं, फैमिली में हार्ट अटैक का हिस्ट्री है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता है, तो 30 की उम्र के बाद ही मैं कहूंगा प्रति वर्ष कम से कम एक बार अपना ईसीजी और टीएमटी करवा लें डॉक्टर से संपर्क करने के बाद। और अगर आप में इनमें से कोई रिस्क फैक्टर नहीं भी है तो भी 40 की उम्र के बाद साल में एक बार डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए और ईसीजी और टीएमटी करवाना चाहिए, अगर ईसीजी नॉर्मल है और डॉक्टर सलाह देते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये एक रूटीन चेकअप जो है, रेगुलर चेकअप, वो 30 साल के बाद, अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो 30 साल के बाद, और अगर नहीं है तो 40 इयर्स के बाद हर साल एक बार तो कम से कम करा लेना चाहिए अपने हृदय के स्वास्थ्य के लिए। तो ये तो चूंकि हम हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं सर, तो हार्ट अटैक आने से पहले के भी कुछ लक्षण आपने बताए, पसीना आना या पेट पेन होना ही होना। अगर हार्ट अटैक आता है और इस तरह हो तो फिर कितनी जल्दी और किस तरह से हम पेशेंट को कहां पर ले जा सकते हैं? सीने में अगर आपके दर्द हो रहा है जो बैठने से ठीक नहीं हुआ, सॉर्बिट्रेट अगर आपके पास है, आपने जीभ में के नीचे रखा, उससे आराम भी नहीं मिला, सबसे पहला काम करें, डिस्प्रिन हर जगह अवेलेबल है, उपलब्ध है। डिस्प्रिन की एक गोली मुंह में चबा के मुंह में ही रख लें। अच्छा। और मुंह के अंदर ही उसे गलने दें, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है। डिस्प्रिन की एक गोली लें और तुरंत अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र, जहां हार्ट की समस्या का समाधान होने का फैसिलिटीज हैं, वहां जाएं। और अगर आप रिमोट एरिया में हैं जहां कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक फैसिलिटी नहीं है, तो
जो भी डॉक्टर है नजदीकी उनसे संपर्क करें। बिल्कुल, मतलब कितनी जल्दी हो सके। देखिए, हार्ट अटैक में जो जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जितनी जल्दी उनका इलाज शुरू होगा, उतना उनका मायोकार्डियम मसल बच जाएगा। और जितनी देरी से आप पहुंचेंगे, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास भी अगर आप देर से पहुंचेंगे तो वो जो आपकी मदद कर पाएगा वो बहुत कम होगा। जी जी बिल्कुल। और जितनी जल्दी पहुंचेंगे डॉक्टर के संपर्क में, फैसिलिटीज आपको जहां अवेलेबल है वहां, तो टाइमली जब एंजियोप्लास्टी हो जाती है तो हम देखते हैं कि कोई भी नुकसान नहीं होता है। 100% हार्ट बच जाता है। 2 घंटे के अंदर अगर कार्डियोलॉजी फैसिलिटी जहां है वहां अगर आप पहुंच जाएं 2 घंटे के अंदर और प्रॉपर इलाज हो जाए तो रत्ती भर नुकसान नहीं होता है। बिल्कुल नुकसान नहीं होता है। लेकिन 6 घंटे के बाद जब आप पहुंचते हैं तो मुश्किलें हो जाती हैं, हार्ट कमजोर हो जाता है। जरूरी नहीं है कि इलाज के बाद भी हार्ट का मतलब पूरी तरह से वो ठीक हो जाए या फिर मृत्यु तक भी होने की संभावना रहती है। क्या हार्ट अटैक में तो हमेशा मृत्यु की संभावना होती है। 30% मोर्टेलिटी है हार्ट अटैक में। हार्ट अटैक हुआ तो 30% लोगों की मृत्यु हो जाएगी, 100 में से 30 लोग। जी जी बिल्कुल, देर नहीं करना है। एक तो इस तरह की नौबत आने ही नहीं देनी है। उसके लिए भी हम बताएंगे कि भाई किस तरह की हमारी दिनचर्या रहे और कैसा हमारा आहार रहे, कैसे हमारा व्यायाम रहे, हम इस पर भी बात करेंगे, लोगों को बताएंगे ज़रूर। ये जो हार्ट अटैक है, आपने कहा भी एंजियोप्लास्टी ही इसका उपाय है या और भी सर्जरी के माध्यम से, या किस तरह से इलाज इसका संभव हो पाता है? हार्ट अटैक एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होता है, तो उस वक्त हम ये देखते हैं कि कौन सी खून की नली ब्लॉक हुई और इसकी वजह से ये हार्ट अटैक हो रहा है। जी। तो उस वक्त इमरजेंसी कार्डियक सर्जरी की फैसिलिटी एडवांस सेंटर्स में भी नहीं होती है, और एंजियोग्राफी करने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये एंजियोप्लास्टी के लायक है या बाईपास के लायक है या दवाओं के ही लायक है। जी। तो एंजियोग्राफी जब हम करते हैं और देखते हैं कि इस नस के बंद होने की वजह से ये हार्ट अटैक हुआ है और इस मरीज का जान खतरे में है, तो हम उस नस को आमतौर पे खोल देते हैं, जिसे हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अच्छा। लेकिन अगर किसी को एंजाइना हो रहा है, हार्ट अटैक नहीं हुआ है लेकिन हार्ट के खून की नलियों में ब्लॉकेज की वजह से चलने फिरने में या बैठे बैठे सीने में दर्द हो रहा है। अच्छा। और ब्लॉकेजेस इस तरह के हैं, लंबे लंबे ब्लॉकेजेस हैं, तीनों नलियों में ब्लॉकेजेस हैं, या लेफ्ट मेन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, डिस्टल लेफ्ट मेन को, तो वैसे सिचुएशंस में हम कहते हैं कि भाई आपके लिए बाईपास ज्यादा सूटेबल है, आप बाईपास करा लें। और कोई बहुत छोटी नस है जो ब्लॉक्ड है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो हम कहते हैं भाई आपका शायद दवाओं से भी काम चलेगा, आप दवाओं पे रहिए और फॉलोअप में रहिए। बिल्कुल, मतलब दोनों उपाय है। तो जैसे चिकित्सक जैसा जरूरी समझते हैं, जैसा सही समझते हैं, वही वहां पे डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, पेशेंट थोड़ा डरते जरूर हैं एंजियोप्लास्टी के नाम से या सर्जरी बाईपास के नाम से, लेकिन इसमें वही किया जाता है जो उस वक्त जरूरी होता है। इसलिए पेशेंट को भी इस बात को समझना चाहिए और डरना तो है नहीं। सिचुएशन जब ऐसी आ गई है तो उसको ठीक ही करना है। अगर हम ना इलाज करें क्योंकि आपको तो अनुभव है ही, पेशेंट तो बोलते ही होंगे कि नहीं हमको दवा दे दीजिए, ये नहीं कराना, वो नहीं कराना है। 10 में से 9 पेशेंट्स डॉक्टर पे फेद करते हैं, और डॉक्टर्स को भी इस फेद को, जो विश्वास मरीज कर रहे हैं डॉक्टर्स पे, तो फिर डॉक्टर को भी हम तो यही देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इस मरीज की जगह अगर मेरा कोई सगा संबंधी होता, भाई होता, फादर होते, मदर होती, तो मैं क्या करता। और फिर उस वक्त हम वही डिसीजन लेते हैं। आमतौर पे मरीज या उनके अटेंडेंट्स हमारे डिसीजन से सहमत होते हैं जी। और अब एंजियोप्लास्टी काफी सस्ती हो चुकी है। रिम्स में तो जो आयुष्मान कार्ड होल्डर्स हैं उनकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। जो आयुष्मान कार्ड होल्डर्स नहीं हैं उनकी भी एंजियोप्लास्टी मैक्सिमम 50,000 तक में हो जाती है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। और अगर वो बेहतरीन महंगा स्टेंट्स लगाने की बात करें तो फिर थोड़ा कॉस्ट बढ़ सकता है, बट कॉस्ट इज नॉट अ कंसर्न नाउअडेज। बिल्कुल बिल्कुल, स्वास्थ्य पहले है और जीवित रहना, अच्छे से रहना वो ज्यादा जरूरी है। ये जो कोविड-19 की भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसमें। कोविड-19 के दौरान भी हार्ट पेशेंट पर बहुत सारी प्रभावित हुए हैं लोग। कोविड-19 के बाद जो ग्रसित हुए, जो पॉजिटिव हुए, उनके बाद भी उनके हार्ट पर कोई साइड इफेक्ट्स हुआ, कुछ ज्यादा उन पर प्रभावित हुए क्या? पिछले 2 साल का जो मेरा अनुभव है, मैंने देखा कि कोविड-19 जिनको हुआ, हार्ट अफेक्ट हुआ, हार्ट अटैक्स भी हुए लोगों को। कोविड-19 में हमने देखा खून का थक्का बन जाता था, और ये खून के थक्के जब हार्ट की खून की नलियों में बनते थे तो हार्ट अटैक होते थे। तो ये अनएक्सपेक्टेड से हार्ट अटैक्स होते थे। जी। दूसरा हमने देखा
हार्ट की गति की गड़बड़ी, किसी का हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाता था, अच्छा, किसी का हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाता था, बट ये सारी चीजें टेम्पररी थी। हमने देखा जिनकी भी हार्ट की गति में गड़बड़ी आई, 1.5-2 महीने 3 महीने होते होते सबकी गति नॉर्मल हो गई। और जो भी एडवर्स इफेक्ट्स आए हार्ट पे वो टेम्पररी थे। हाँ, जिनका हार्ट अटैक हो गया कोविड-19 की वजह से और डैमेज हो गया, तो वो तो फिर जो जिस चीज का फुल्ली डैमेज हो जाता है, हार्ट का अगर हिस्सा कोई मर जाता है तो दोबारा जिंदा नहीं होता है, वो एक परमानेंट डैमेज था। अदरवाइज कोविड का जो एडवर्स इफेक्ट हुआ वो सारे ऑलमोस्ट 6 महीने साल भर होते होते चीजें मतलब फिर नॉर्मल सारे हो गए। जी हाँ जी जी। और इस वक्त भी हम तो ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि कोविड-19 अब यहाँ हमारे बीच है नहीं, रह रह कर ये दस्तक देते रहता है और अपना प्रभाव छोड़ ही रहा है। तो ऐसे में जो हार्ट पेशेंट हैं, जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट हैं, कोई ज़्यादा सीवियर भी हैं, तो उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जैसे पहले हम कहते थे कि 2 वैक्सीन्स, एक इन्फ्लुएंजा के खिलाफ वैक्सीन जो साल में एक बार लगवाना चाहिए और न्यूमोकोकस के खिलाफ वैक्सीन जो 5 साल में एक बार लगवाना चाहिए। जी जी। हार्ट के मरीज हैं या लंग्स के मरीज हैं, उनको हम एडवाइस करते थे ये 2 वैक्सीन आप लगवाइए, एक हर साल और एक 5 साल में एक बार। अच्छा। अब इसी तरह हमें इन मरीजों को जिनमें कोविड होने पे जान जाने का खतरा ज्यादा है, हमें लगता है आज के डेट में तो ये रिकमेंडेड है कि उन्हें बूस्टर डोजेस टाइम टू टाइम एज रिक्वायर्ड लगवाते रहना होगा कोविड के खिलाफ। जी जी जी। और ऑफ कोर्स बाकी सारा परहेज जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का तो अब कम हो गया है। हाँ, बट अगर सारे प्रतिबंध तो लगभग हटा ही दिए गए हैं। अगर आप हृदय रोग से ग्रसित हैं, खतरा आपको ज्यादा है, तो पब्लिक प्लेसेस में अभी भी अगर मास्क लगाएं तो कोई बुराई नहीं, लगा लेना चाहिए। बिल्कुल, मतलब मास्क कम से कम हम लगा कर रखें भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। और जो बाकी जो साफ सफाई है, हाथ वाथ धोते रहना और है, और वैक्सीन तो लेना ही लेना है। वैक्सीन जैसे कि बहुत सारे पेशेंट जो है वो पूछते भी हैं कि हम हार्ट पेशेंट हैं, वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो उसका तो कोई इफेक्ट उसमें है नहीं। मैं देखने में आया मुझको कि वैक्सीन लगाने वाले लोग भी जो थे उनमें भी ये हेजिटेशन था, नहीं तुम तो हार्ट पेशेंट हो, तुम पहले अपने डॉक्टर से पूछो तब वैक्सीन लगवाना। जबकि फैक्ट ये है कि जिनको हार्ट की बीमारी है उनके लिए वैक्सीन ज्यादा जरूरी है। तो हार्ट की बीमारी कोविड वैक्सीन के लिए एब्सोल्युटली कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, उन्हें और ज्यादा प्रेफरेबल है, डिजायरेबल है कि वो वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जरूर वैक्सीन लगाना चाहिए क्योंकि इससे और उनको सुरक्षा जो है वो दोगुनी हो जाती है। रिम्स की बात करें, सर रिम्स में आप कार्यरत हैं, तो सारी व्यवस्था है हार्ट पेशेंट के लिए? कोई वहाँ की सुविधाएं क्या क्या है वो आप लोगों को बता दें। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, 5 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डीएम की पढ़ाई हो रही है, तो अभी 6 सीनियर रजिस्ट्रार कार्डियोलॉजी के हैं जो कि वेल ट्रेन्ड हैं, उनमें से जो सीनियर्स हैं वो तो वेल ट्रेन्ड हैं। और हमारे पास 2 कैथ लैब है जो अल्ट्रा मॉडर्न है, दुनिया विश्व की बेहतरीन बाईप्लेन कैथ लैब है, सिंगल प्लेन कैथ लैब है, लेटेस्ट जो एको मशीन है वो वर्ल्ड की लेटेस्ट हैं, और 2 हैं। बेड्स ऑफ कोर्स पॉपुलेशन बढ़ता है और हमारे पास झारखंड ही नहीं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हर जगह से मरीज आ रहे हैं, इनफैक्ट बाहर से भी आते हैं। तो बेड्स की व्यवस्था तो है लिमिटेड, फॉर एग्जांपल लगभग 100 बेड्स हैं हमारे पास, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है। और आप दिन में जाइए या रात में जाइए, आयुष्मान कार्ड होल्डर हैं, आपकी इमरजेंसी जो भी इलाज होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इनफैक्ट इंक्लूडिंग एंजियोप्लास्टी भी फ्री होगा। अच्छा। तो अब रिम्स की व्यवस्था, कार्डियक सर्जरी भी एक्टिव है, तो रिम्स में अब कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, और कार्डियोलॉजी में तो कहना ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहें तो विश्व में कंपेयर करें तो आधुनिकतम है। बिल्कुल, मतलब जो हार्ट के पेशेंट हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाकर इलाज कराना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि अब यहीं पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। गरीब हो या अमीर, बेहतरीन इलाज हार्ट संबंधी रिम्स में उपलब्ध है, और इसीलिए हम जो गरीब लोग हैं और जो एलिट्स हैं उन सब के हम फर्स्ट चॉइस हैं। बिल्कुल, हाँ, बेड्स की व्यवस्था बिल्कुल, वो धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं कि वो भी मांग के अनुसार वो उसकी भी पूर्ति हो जाएगी, और जो जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसकी भी पूर्ति होती रहेगी। यही उम्मीद हम रखते हैं। शुरुआत में ही मैंने कहा कि सर बात करेंगे कि ये नौबत आए ही नहीं, तो लोगों को ये जानना जरूरी है कि कैसी हमारी दिनचर्या रहे, खान पान कैसा रहे,
आहार व्यवहार कैसा मैंने कहा कि कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। स्मोक आप नहीं कीजिए, ये आपके हाथ में है। आप डायबिटीज को कंट्रोल में रखें और उसको देर, जैसे अपने वजन को कंट्रोल में रखेंगे, खान पान को कंट्रोल में रखेंगे, तो डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें आपके बस में नहीं है, जैसे एज आपका बढ़ेगा ही, जैसे जैसे एज बढ़ेगा हार्ट अटैक की संभावना बढ़ेगी। आनुवंशिकता, फैमिली हिस्ट्री आपके बस में नहीं है, परिवार में किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो आपके बस में नहीं है। तो आप रिस्क फैक्टर्स हैं तो 30 साल के बाद ही हर साल चेकअप कराते रहें, और अगर रिस्क फैक्टर्स नहीं भी हैं तो भी 40 साल के बाद हर साल, वो तो ताकि अर्ली स्टेज में जब पता चल जाएगा तो आपका इलाज ऐसा कर दिया जाएगा कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा, हार्ट आपका दुरुस्त रहेगा और इमरजेंसी की नौबत नहीं आएगी। लेकिन हार्ट अटैक को पूरी तरह से उसको प्रिवेंट करना, सारे लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशंस के बाद भी, जीवनचर्या या जीवन शैली आप कितनी भी अच्छी रख लें, आप पूरी तरह से उसे प्रिवेंट कर पाएंगे हर केस में, ऐसा संभव नहीं है। फिर भी खान पान के बारे में हम जरूर लोगों को बताना चाहेंगे। जी हाँ, क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते हैं खान पान पे। जी हाँ, और एक्सरसाइज जी, और हरी साग सब्जियों की अधिकता, ताजा फल की अधिकता, बादाम अखरोट, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये हार्ट के लिए अच्छे हैं। नमक ऊपर से नहीं लेना है, प्रिजर्व्ड फूड मतलब डब्बाबंद खाना और अचार अवॉइड करना है, डीप फ्राइड फूड अवॉइड करना है, सैचुरेटेड फैट जैसे मटन, अंडा अवॉइड करना है। फिजिकल एक्टिविटी कम से कम आधा घंटा, हो सके तो 1 घंटा, हफ्ते में कम से कम 6 दिन, हो सके तो 7 दिन। फिजिकल एक्टिविटी जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, जो भी आप कर सकते हैं, इसमें इंडल्ज करना। इन चीजों से आप एजिंग प्रोसेस को रिटार्ड कर सकते हैं। उम्र बढ़ने की रफ्तार को, उम्र के साथ जो शरीर में परिवर्तन आते हैं, उस रफ्तार को हम कम कर सकते हैं। डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल की रोकथाम तो नहीं, लेकिन उसको डिले कर सकते हैं। और जब डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता, इनको हम रोकेंगे या इनको हम डिले करेंगे तो हार्ट अटैक्स और हार्ट की बीमारियों को भी हम डिले कर देंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो खान पान पे नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, और अपने दिनचर्या में व्यायाम जो है उसको भी 7 दिन अगर हम शामिल कर पाएं तो ये बहुत अच्छा होता हो। आजकल तो सर उम्र की कोई सीमा नहीं है, हृदय संबंधी बीमारी में किसी भी उम्र में हो रही है, चाहे वो आनुवंशिक हो या फिर अपने द्वारा पैदा किया हुआ जो। तो और अगर हृदय आघात से रिलेटेड कहें, या इस तरह की और क्या समस्याएं हो सकती हैं या अभी हो रही हैं आधुनिक समय में? हृदय आघात के अलावा जो कॉमन समस्या है हार्ट का, वह हार्ट फेलियर, हार्ट का कमजोर हो जाना। हार्ट एक मसल है, उसको खून की सप्लाई चाहिए, खून में ब्लॉकेज होगा तो एंजाइना या हार्ट अटैक होगा जी। लेकिन मसल अपने आप कई बार वीक हो जाता है, अनुवंशिक तौर पे या कुछ अल्कोहल लेने की वजह से, और कुछ ऐसे एडवर्स रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ डेफिशिएंसीज की वजह से हार्ट कमजोर हो सकता है, जिसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। अच्छा। हार्ट की गति में गड़बड़ी आ सकती है। मतलब हार्ट फेल होना और हार्ट अटैक होना अलग अलग है। हार्ट अटैक हार्ट फेलियर का एक कारण है। हार्ट की खून की नलियों में ब्लॉकेज होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा तो हार्ट कमजोर हो जाएगा। हार्ट के कमजोर हो जाने को, इसका पंपिंग फंक्शन कमजोर हो जाता है। हार्ट जिसको जितना खून सप्लाई करना चाहिए पूरे शरीर को नहीं कर पाता है। इस स्थिति को हम हार्ट फेलियर कहते हैं। तो ये मतलब ये हार्ट फेलियर की समस्या भी बहुत ज्यादा हो जाती है अगर हार्ट अटैक होता है। जी, हार्ट अटैक और बिना हार्ट अटैक के भी हार्ट फेलियर हो सकता है। अच्छा। फिर हार्ट की गति में गड़बड़ी, जिसको हम अरिदमिया कहते हैं, जिसमें कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, जिसका उपचार पेसमेकर से होता है, या हार्ट बेतरतीब ढंग से तेजी से धड़कने लगा, जिसका उपचार दवाओं से या आईसीडी से होता है, ईपीएस आरएफए से होता है। फिर बच्चों में जो हार्ट की बीमारियां होती हैं, जिनको हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं, हार्ट में बनावट में गड़बड़ी, कहीं सुराख नहीं होना चाहिए, सुराख है, कहीं जहां रास्ता होना चाहिए खून के बहने का, वो रास्ता बंद है। तो इस तरह के जो डिजीजेस होते हैं, इनको हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं। तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज को भी समय पे उनकी पहचान और समय पे उनका इलाज अगर हो जाए तो जिंदगी काफी हद तक नॉर्मल हो सकती है बच्चे की। और उसी का डायग्नोसिस अगर डिले हो जाए, देर से डायग्नोसिस हो,
तो फिर कई बार मरीज लाइलाज हो जाता है। जी, बड़ों के बारे में तो हम कहते हैं कि लापरवाही बरत दी, अनदेखा कर दिया लक्षणों को, लेकिन बच्चों में जो होता है सर आप बता रहे हैं, तो बच्चे तो कई बार समझ भी नहीं पाते हैं, बता भी नहीं पाते हैं, उनके पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं, तो इस कारण भी डिले हो जाता होगा। तो कैसे इसका पता लग सकता है? जब बच्चा पैदा होता है, अगर उसके होठ नीले हैं, उंगलियां नीली हैं, सोचिए कि ओहो ये हार्ट की बीमारी का लक्षण हो सकता है। दूध बच्चा भरपेट नहीं पीता है, भरपेट पीने से पहले ही थक जाता है। अच्छा, समझिए कि बच्चे को हार्ट की बीमारी हो सकती है। बच्चे का जैसा ग्रोथ होना चाहिए, हम अपने घर में बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, जो नॉर्मल ग्रोथ है उसके साथ के बच्चों का, वो उसका नहीं हो रहा है। सोचिए ये हार्ट की बीमारी हो सकती है। बच्चे को बार बार न्यूमोनिया हो रहा है, साल में अगर 2 बार 3 बार से ज्यादा उसको न्यूमोनिया हो जाता है, लंग का इन्फेक्शन होता है, सोचिए कि हार्ट की बीमारी हो सकती है। और अगर आप समय पे पहुंचेंगे तो आमतौर पे ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन देर कर देंगे तो जो पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है, कॉमनली ASD, VSD, PDA, अलग अलग प्रकार के जो हार्ट विच्छेद होते हैं, तो फिर वो मरीज लाइलाज हो जाता है। जी जी, और जिंदगी तो दूभर हो ही जाती है, परिवार का भी जिंदगी बिल्कुल दोनों के लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए बच्चों में के भी जो लक्षण हैं उनको हमें बिल्कुल सही तरीके से समझना होगा। और हमें उम्मीद है कि जो आज आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, इनको लोग जानेंगे, समझेंगे और अपनी ज़िंदगी में इसको बर्ताव में अपने लाएंगे तो बहुत हद तक बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक हम हृदय की जो रोग हैं उनसे बचे रह सकते हैं। तो सर अब समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि और सवाल आपसे करें। बहुत खुशी हुई कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है और दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके माध्यम से मिली हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।